इसके बाद है जी स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट से मुराद है कि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज़ हैं, उनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स हैं और उनके जो कस्टमर्स ऑलरेडी वो बाय करते हैं, अगर वो उन कंपनीज़ को या उन ब्रांड्स को छोड़ के जो नए आने वाले ब्रांड्स या कंपनीज़ हैं उनकी तरफ जाते हैं, तो इस काम को कहते हैं ब्रांड को स्विच करना। तो अगर इस स्विच करने की कोई कॉस्ट नहीं है तो फिर कस्टमर आसानी के साथ स्विच कर सकता है। ख़ास तौर पे अगर नई आने वाली जो प्रोडक्ट या ब्रांड है वो पहले की निस्बत ज़्यादा बेहतर है तो कस्टमर बड़ा फ्रीक्वेंटली स्विच करेंगे। लेकिन अगर कोई स्विचिंग कॉस्ट एग्जिस्ट करती है तो फिर कस्टमर को ये देखना पड़ेगा कि पहले ब्रांड को छोड़ के जाना ज़्यादा बेहतर है या स्विचिंग कॉस्ट जो है उसको मीट करना ज़्यादा बेहतर है नए ब्रांड्स की तरफ जाने के लिए। इसकी एक मिसाल ऐसे है कि एक ग्रॉसरी स्टोर है जो कि ऑफ़र करता है कि आप हम फ्री जो होम डिलीवरी है वो देंगे, और दूसरे जो कंपेटिटर्स हैं या नई आने वाली कंपनीज हैं वो ऐसा नहीं करती। अब अगर कोई कस्टमर उस स्टोर को छोड़ के किसी दूसरे कंपेटिटर से वो प्रोडक्ट लेना चाहेगा तो ये उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज के जो दूसरे ये ऑफ़र नहीं कर रहे फ्री होम डिलीवरी, तो उसमें उस कस्टमर का टाइम, उसका पैसा, उसकी एफर्ट जो है वो लगेंगी। तो ये चीज़ उसको ब्रांड स्विच करने से रोक सकती है। देन इज़ एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से मुराद ये है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जब वो अपनी प्रोडक्शन करती है तो वो उसको मार्केट में बेचती है। अब मार्केट से मुराद है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के पास जाती है, वहाँ से वो रिटेलर के पास जाती है और वहाँ से जो कस्टमर है या कंज्यूमर है वो उसको बाय कर लेता है। तो इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है कंपनीज के, इनके साथ एक रिलेशनशिप बन गए होते हैं क्योंकि साल हर साल से ये मिल के काम कर रहे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन वाले, ये बड़ी कंपनीज होती हैं, इनके ब्रांड्स बड़े पॉपुलर होते हैं, कस्टमर्स इन्हें जानते भी हैं, इन्हें पसंद भी करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन वालों के साथ इनके ताल्लुकात भी हैं, समटाइम्स कॉन्ट्रैक्ट्स भी बन जाते हैं, हो जाते हैं, और ब्रांड्स भी लोग इनके पसंद करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन वाले नई कंपनीज को ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाते। उसकी रीज़न ये होती है कि नई कंपनीज आम तौर पे छोटी कंपनीज हो सकती हैं, ब्रांड्स उनके ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं। जब ज़्यादा पॉपुलर नहीं है तो लोग अभी उन्हें पसंद भी नहीं करते। और इसी तरह जो नई कंपनीज के साथ डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप भी अभी बिल्ड नहीं हुए, तो वो भी रिलक्टेंट होते हैं पुरानी कंपनीज के मुकाबले में नई कंपनीज के साथ काम करने में। सेम इज़ द केस विद सप्लायर्स। सप्लायर्स से मुराद वो पार्टीज़ हैं, वो वेंडर्स हैं जो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को सप्लाई करती हैं। अब अगेन जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं वो बड़े अरसे से उनके साथ काम कर रही होती हैं, उनके पुराने वो बायर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, और अगर वो बड़ी कंपनीज हैं तो जाहिर है वो बल्क में माल लेते हैं उनसे। तो सप्लायर्स के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बजाय इसके कि कोई नई या छोटी कंपनीज आ जाएं जो कि उनसे माल लेना चाहें। इसके बाद गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी भी हो सकती है। बाज़ दफ़ा गवर्नमेंट ऐसी इंडस्ट्री जो अभी नई है और गवर्नमेंट उस इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहती है, वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज उस इंडस्ट्री में आके काम करें, तो गवर्नमेंट उस इंडस्ट्री को अट्रैक्टिव बनाने के लिए सेल्स में जो है, सॉरी, जो टैक्स है उसमें कोई ना कोई डिस्काउंट दे सकती है, टैक्स फ्री कर सकती है उसे कुछ साल के लिए। ये चीज़ उस इंडस्ट्री को अट्रैक्टिव बना देती है तो ज़्यादा लोग उसमें जाते हैं। दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि एक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो चुकी है और बजाय इसके कि कंपनीज उस इंडस्ट्री में जाएं वो किसी दूसरी इंडस्ट्री में जाके काम करें, तो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देती है उस इंडस्ट्री में जाने को नई कंपनीज के लिए, या गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस का रेट बढ़ा देगी या कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा देगी जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहेगी और नई कंपनीज उस इंडस्ट्री में जाने से रुक जाएंगी। नेक्स्ट फोर्स इज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, और इकोनॉमिक्स के मुताबिक इसकी डेफिनेशन बनती है कि अगर एक प्रोडक्ट ए की प्राइस बढ़ने से प्रोडक्ट बी की डिमांड या सेल्स ज़्यादा हो जाती हैं तो बी को ए का सब्स्टिट्यूट कहा जाएगा, और जितनी आपकी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट ज़्यादा होंगे उतने ही आपके लिए थ्रेट्स होंगे, उतना ही कंपेटिटिव एडवांटेज को गेन करना या उसको सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा।
और अगर आपकी प्रोडक्ट के कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं हैं तो फिर कंपेटिटिव एडवांटेज को गेन करना या सस्टेन करना आसान हो जाएगा। यहाँ मैं एक डिफरेंस बताता चलूँ कि सब्स्टिट्यूट्स और कंपेटिटर्स के दरमियान जो गैप है वो बड़ा नैरो है। टेक्निकली दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर आपकी प्रोडक्ट सेम है और आपके जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो भी सेम हैं तो फिर आप कंपेटिटर्स कहलाएंगे। मिसाल के तौर पे कोक और पेप्सी जो है उनकी प्रोडक्ट कैटेगरी है कोला ब्रांड्स और उनकी जो टारगेट मार्केट है वो भी सेम है, तो ये कंपेटिटर्स हैं। लेकिन दूसरी साइड पे अगर आपकी प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं लेकिन आप एक ही टारगेट मार्केट को फोकस कर रहे हैं तो फिर आप सब्स्टिट्यूट्स हैं। मिसाल के तौर पे जो टी और कॉफ़ी है उनकी टारगेट मार्केट सेम है लेकिन ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट्स कहलाएंगी। मैं आपको सब्स्टिट्यूट्स की कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे सोलर एनर्जी है और इलेक्ट्रिसिटी है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। पेट्रोल और सीएनजी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। आई ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। बटर और मार्जरीन ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो फिर वही चीज़ है कि सब्स्टिट्यूट्स जितने बढ़ेंगे उतनी आपके लिए चैलेंजेस भी ज़्यादा हो जाएंगे।